सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कम्प्लीटली जो है मौर्य साम्राज्य पढ़ाने वाला हूँ। मौर्य साम्राज्य हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो टॉपिक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो जो है जब आप लाइक करते हैं तो मुझे और सारे वीडियोस और कंटेंट आप लोगों को देने में बहुत ही इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगला वीडियो अपलोड करते रहता हूं। इससे पिछले मैंने कई सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हैं और इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स के वीडियोस डाले हैं, जैसे दरोगा हो या एसएससी सीजीएल एमटीएस सीपीओ एसएस, बहुत सारे एग्जाम्स के आप चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियोस की लिस्ट बनी हुई है, आप उससे जाके उस सारे वीडियोस का जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में सिर्फ और सिर्फ मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाने वाला हूं और कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं, जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि मगध साम्राज्य जो था वो सबसे फेमस साम्राज्य बचा हुआ था। महाजनपदों में सबसे ज़्यादा जो फेमस बचा हुआ था वो मगध हो चुका था, क्योंकि वो सबको हरा चुका था। और जब यहाँ पे सिकंदर जो आक्रमण करता है तो उस वक्त जो है वो चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस समय तक्षशिला में तैयार होते रहता है। इधर जो है मगध नरेश घनानंद जो है वो उससे लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं रहता है, और बहुत सारा अत्याचार जो है मगध साम्राज्य पे घनानंद करते रहता है। इन सब चीज़ों से सारी जनता उब चुकी होती है और चाणक्य खुद को अपमानित जब महसूस करता है घनानंद के द्वारा, तो उसने मौर्य साम्राज्य जो मगध साम्राज्य थी उसको ख़त्म करने का प्रण लेता है और उसने मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त को बहुत अच्छे से तैयार करके और फिर उस मगध साम्राज्य का जो है खात्मा कर देता है, समाप्त कर देता है और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना करता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को इसका जो है वो प्रथम राजा बनाता है, जो धीरे धीरे बहुत सारे भारत के लगभग 85% जो है वो राज्यों को जीत लेता है, यहाँ तक कि दक्षिण में भी कई जगहों को जीत लेता है। इस तरह से चलती है उसका फिर उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार आता है, फिर वो कुछ वर्ष तक अच्छे से चलता है। उसका बेटा फिर अशोक आता है, जो सबसे बड़ा और सबसे फेमस राजा कहलाता है, अशोक महान कहलाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है, क्योंकि अशोक ने जो है वो धर्म आचरण में अपना सारा फोकस डाल दिया होता है, जिसके बाद से मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सारी ओवरव्यू मैं आप लोगों को इस सारे फैक्ट्स के थ्रू बताऊंगा, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम्स के व्यू से वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आप फैक्ट को देखते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है और उसका जन्म जो है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रियोकोटस कहा है। आपको पूछ सकता है कि सेंड्रियोकोटस की उपाधि किसको मिली है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। और इसकी पहचान इस किताब के थ्रू किसने किया है, तो विलियम जोन्स ने, जो बहुत बड़े हिस्ट्री के ज्ञाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशाय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए इस पॉइंट में एक ही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट ये है कि विशाखदत्त नामक विशाखदत्त जो राइटर थे उन्होंने क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक नाटक का नाम है जिसको किसने लिखा है, विशाखदत्त ने। और उस मुद्रा राक्षस के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह कहीं ना कहीं वृषल का अर्थात मतलब हुआ कि नीचे जाति निम्न कुल में पैदा हुआ था। ये चीज़ें उस नाटक के द्वारा जो है वो बताई जाती है और वहाँ से ये चीज़ का ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि घनानंद को हराने में चाणक्य, और चाणक्य का ही दूसरा नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, याद रखेगा, कई बार पूछ लेता है। तो घनानंद को हराने में चाणक्य, घनानंद कौन था, तो उस समय मगध साम्राज्य पे जिसकी सत्ता थी नंदवंश की, तो उसका वो अंतिम राजा था। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का भी प्रधानमंत्री भी बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। आपको कई बार पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो चाणक्य ने लिखा था, जिसका संबंध राजनीति से है। और इस अर्थशास्त्र का संबंध किससे है,
इकोनॉमिक्स नहीं है, ये पॉलिटी से है इसका संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। उसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, लेकिन वह गद्दी पे कब बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे? तो 322 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त जो है वह जैन धर्म को अपना लिया था, तो वह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, जब वह पूरा राजकाज देख लिया और अपनी वृद्धावस्था में मौत को यानी मृत्यु को आलिंगन करने के लिए जैन धर्म में जो चीज़ें अपनाई जाती है, संथाल विधि से जो है अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है, उसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बिंदुसार को अपना शासन देकर के, अपने पुत्र बिंदुसार को शासन देकर के जो है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्याग किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का जो है वो सेनापति था, और उसको जो है 305 ईस्वी पूर्व में जो है वह चंद्रगुप्त ने हराया। 305 ईसा पूर्व, ये आप फेमस चीज़ें हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध हुई थी, जिसमें उसको हराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्यूकस निकेटर ने इस युद्ध में हार के अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान यह चंद्रगुप्त को दे दिए। हालांकि आप लोग जानते हैं कि सिकंदर जो है वो जीतते हुए आ रहा था, तो इससे पहले वो उन सब जगहों को जीत चुका था, जिस वजह से इस युद्ध में हारने के बाद उसने चंद्रगुप्त से अपनी बेटी की शादी करवा दी। उसका बेटी का नाम था कर्नेलिया, और उसके बाद युद्ध संधि के अनुसार 4 प्रांत जो उधर से वो जीत के आया था पूर्व की ओर से, तो वह काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, इन चारों प्रांत को जो है वो चंद्रगुप्त को दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, तो वह किससे शिक्षा लिया था? तो उसका गुरु जो था वह भद्रबाहु था, जिससे वह जैन धर्म की दीक्षा लिया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ये मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बना के इसके दरबार में भेजा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था, तो एक राजदूत उसके दरबार में जरूर रखता, जिस वजह से जो राजदूत आया उसका नाम था मेगास्थनीज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप जरूर याद रखें। उसको जो है राजदूत बना के भेजा, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। बाद में इस मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज के अनुसार इस किताब में क्या लिखा है? तो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्होंने एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यह इस बुक में इसने लिखा हुआ है। और भी कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनका खाना खाने से पहले खास नौकर उनके खाने को चखते हैं। ये सब चीज़ें उस बुक में लिखा हुआ है। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। पाटलिपुत्र के बारे में भी कुछ पॉइंट यहाँ पे इस बुक में काफ़ी अच्छे से मिलता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। यह पॉइंट आपको जो है इस पुस्तक में मिलता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको इंटरेस्ट के तौर पे इसको जरूर ध्यान से सुन के पढ़ ले। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। ये चीज़ें आपको पूछता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में। और इसका वर्णन किसने किया है? तो एप्पियानस नामक जो है वो इतिहासकार ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। जब सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई, तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपासना द्वारा हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और लास्ट में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाके अपना देह त्याग किया था। तो यह 298 ईसा पूर्व में यह घटना घटी। श्रवणबेलगोला में जाकर उपास द्वारा उन्होंने अपनी मृत्यु को आलिंगन किया था। अब उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र का वारी आता है। तो उनका पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में खास करके कंफ्यूजन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था। तो इसमें बिंदुसार और बिंबिसार दोनों ऑप्शन आते हैं। तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, आप लोग बिंबिसार नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिंबिसार हर्यक वंश का जो है वो संस्थापक था, जो मगध का एक वंश था, सबसे पुराना वंश था। तो यहाँ पे आप चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वह बिंदुसार लिखेंगे, बिंदुसार था। आगे मैं इसका कारण भी बताऊंगा कि बिंदुसार उसका क्यों नाम पड़ा था। एक बार जब चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो जहर का जो है वो आदत लगाया गया था, वो थोड़े थोड़े मात्रा में उसको जहर दिया गया था। तो एक बार जब वो ऐसे जैसे ही वो रात्रि का भोजन करके और फिर वो जो है वो अपनी पत्नी के साथ विश्राम करने गया था, जिस वजह से फिर जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो पता चला कि वो विष की कुछ बूंदें इस तक पहुंच गई है या फिर उसके पेट तक पहुंच गई है। तो इन सब वजहों से जब उसका जो है वो समय अवधि से पहले ही बिंदुसार को पैदा कर दिया गया था या उसको जो है वो तलवार के दम पे या उसको जो है निकाल लिया गया था, जिस वजह से वो पता चला था कि सिर्फ जो है वह विष का कुछ बूंद ही उसके शरीर पे सिर्फ माथे पे लगा हुआ था, जिस वजह से उसका नाम बिंदुसार रखा गया था। ये चीज़ें आपको कुछ डीप जो बुक हैं उसमें वर्णित किया गया है, आपको मिल जाएगा। खैर इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम लोग बस उस बात को गौर करेंगे। तो मैं बिंदुसार के बारे में इसीलिए बता दिया कि आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। बिंदुसार ही उसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का। नेक्स्ट इसके बारे में पॉइंट देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, 298 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता था। आपको पूछ सकता है कि बिंदुसार का नाम क्या था, तो अमित्रघात, इसका नाम क्या था? अमित्रघात की उपाधि इसको मिली थी। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। हालांकि बिंदुसार के पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह जैन धर्म को मानते थे, लेकिन यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को एक अलग नाम दिया गया है और वह नाम क्या है? तो भद्रसार। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, तो डाइमेकस नाम का राजदूत था, और एंटियोकस ने भेजा था, जो सीरिया का नरेश था, वह बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, अर्थात मेगास्थनीज के बाद जो राजदूत उसके दरबार में था वह डाइमेकस था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को ही सिंहसेन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, आपको पूछ सकता है कि तक्षशिला कहाँ पे है या फिर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो आप इसको याद रखेंगे सिंधु और झेलम। मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ कि सिंधु और झेलम को आप सांझ से याद रखिएगा। सांझ मतलब होता है शाम, तो सांझ मतलब सिंधु और झेलम। यह तक्षशिला जो है वो किस दो नदी के किनारे था, तो सिंधु और झेलम के किनारे था। दो विद्रोह का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ आता है कि सुसीम भी अशोक का भाई था और उसके बाद अशोक को भेजा था। तो सुसीम अशोक से बड़ा था, लेकिन सुसीम उसको नहीं दबा पाने में सफल नहीं हुआ था, जिस वजह से बाद में अशोक को भेजा गया था, जो तक्षशिला में दो विद्रोह हुआ था बिंदुसार के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से इन सब चीज़ों का मांग किया था, जिस वजह से उन्होंने उन सब आदमियों को या फिर दूतों को भेजा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। जो बौद्ध के विद्वान है तारानाथ, उन्होंने बताया है कि बिंदुसार जो था वह 16 राज्यों का विजेता था। अब बिंदुसार के बाद आता है जो सबसे महान है इस साम्राज्य का शासक, वह है अशोक, महान अशोक, सम्राट अशोक। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था।
269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा। अशोक कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा था। और किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ये पॉइंट याद रखेगा कि जब राजगद्दी पे बैठा अशोक तो उस समय वह अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख अशोक के नाम का में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मतलब अशोक का नाम अशोक नहीं था। यह जो है वह कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे ये चीज़ का ज्ञान मिलता है हमें कि अशोक का नाम अशोक ही था। यह चीज़ मिलता है मास्को एवं गुर्जरा अभिलेख में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण में अशोक को कौन सा नाम दिया गया है? तो अशोक वर्धन। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इस भी याद रखना। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डायनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। मैंने ऊपर में आपको बता दिया है डायनीसियस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है यह अशोक के दरबार में आया था और इसे किसने भेजा था? तो मिस्र के राजा ने। और यह राजदूत का क्या नाम था? तो डायनीसियस इस राजदूत का जो है वो नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है उपागुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, उसके बाद आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार मानता था, लेकिन अशोक ने किसको माना? तो बौद्ध धर्म को। और वो उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उपागुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। हालांकि उसके पिता आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, इसीलिए उसने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिसमें आजीवक सब रह सकते थे, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का जो है वर्णन मिलता है अशोक के 7वें स्तंभ लेख में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आजीवक संप्रदाय का स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। यह आपको एग्जाम में कई बार पूछता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, हाईलाइटेड पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। यह कई बार आता है एग्जाम में। तो अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यह चीज़ कई बार देखने को मिलता है कि श्रीलंका अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ये जो पत्थरों पे लिखे हुए लेख मिलते हैं, यह सबसे पहले अशोक ने ही लिखवाया हुआ था। तो यह शिलालेख सबसे पहले इसका प्रचलन अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेख सिर्फ एक ही जो है वह लिपि में नहीं लिखी गई है, 4 लिपि में मिलता है कि अशोक के शिलालेख कौन से? ब्राह्मणी, खरोष्ठी उस समय की सबसे प्रमुख लिपि थी, तीसरा है ग्रीक और चौथा है अरमाइक। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिलता है और शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। मीन्स जगह जगह पे जिस तरह की भाषा चलती थी उस तरह की लिपि लिखी हुई मिलती है अशोक के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि खरोष्ठी लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह आप याद रखिएगा कि खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं की ओर। अभी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन यह दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के जितने अभिलेख मिले हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक शिलालेख जो पत्थर पे लिखे हुए, एक स्तंभ लेख जो बड़े बड़े स्तंभों में लिखे हुए, एक गुहालेख जो गुफाओं में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक के शिलालेख की खोज जो है वो 1750 में पाट्रेदी फैलेंथर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? तो अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं जिसकी खोज 1750 में हुई थी। और किसने की थी? तो पाट्रेदी फैलेंथर ने की थी। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा की गई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके शिलालेख को उसके अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ था? तो जेम्स प्रिंसेप नामक जो है वो
व्यक्ति हुआ था और 1837 में हुआ था। सबसे पहले अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के कुछ शिलालेख इस तरह से मैं नीचे आपको दे रहा हूँ, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ज़रूर समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस शिलालेख में कुछ शिलालेख ऐसे हैं जो ज़रूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं और बार बार पूछता भी है। मैं एक बार आपको लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। पहला शिलालेख जो है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। कुल 14 शिलालेख हैं। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। तीसरी शिलालेख में अशोक ने बताया है कि राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। यह तीसरे शिलालेख में है। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, अर्थात धम्म को सबको धर्म की आज़ादी की तरफ जो है वो सबको जो है इस तरह की जो है वो आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है पांचवा शिलालेख। इस अभिलेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। पंडितों और महापात्रों की नियुक्ति के बारे में मिलता है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। पहले अशोक निष्ठुर हुआ करता था, बाद में वह बहुत ही सेंसिटिव हो गया था। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया है। और 14वां शिलालेख, यह भी अच्छा है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। इस तरह से यह 14 शिलालेख हैं। इसके बारे में आप बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ। ये आप पहला से चौथा शिलालेख का ले लीजिए। नेक्स्ट है कि 5वां से आप जो है वो 12वां का ले लीजिए। उसके बाद आप जो है वो 13वां 14वां जो बचा हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये शिलालेख को आप दूसरी बार कभी कभी देखते रहिएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। शिलालेख तो आपने देख लिया कि शिलालेख 14 है अशोक के, लेकिन इसके स्तंभ लेख कितने हैं? 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। 6 अलग अलग स्थानों से यह प्राप्त हुआ है। पहला हुआ है प्रयाग स्तंभ लेख, दूसरा हुआ है दिल्ली टोपड़ा से, तीसरा हुआ है दिल्ली मेरठ से, और चौथा हुआ है रामपुरवा से, 5वां हुआ है लौड़िया अरेराज से, 6ठा हुआ है लौड़िया नंदनगढ़ से, और 7वां जो है वह इसके बारे में अभी यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया है। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख जो इस अशोक के बारे में लिखा गया है, कौशाम्बी अभिलेख जो मिला है उसको क्या कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई नाम का है। यह आप याद रखेंगे कि सबसे छोटा अभिलेख जो है अशोक का वह रुम्मीदेई नाम से है। इसी में लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। हाँ, यही जो 7वां के बारे में आपको बताने वाला था, यह अभिलेख जो है सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यह मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है अशोक का सार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा से प्राप्त हुआ है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो कुछ मौर्य के जो प्रांत थे, राज्य थे, उनकी राजधानी कहाँ थी, तो आप इसको एक बार नज़र दौड़ा लेंगे। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसाली थी, दक्षिणापथ की सुवर्णागिरी थी, और प्रासी की जो है वह पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। जब कोई भी मुख्यमंत्री या फिर कोई पुरोहित की नियुक्ति होती थी तो उनको बढ़िया से चरित्र को परखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। इनमें से कोई एक जो है वह सदस्यों की संख्या हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। तीर्थ किसे कहा जाता था? महामात्र को, जो धर्म के जो है वो व्याख्याता हुआ करते थे। इनकी संख्या 18 होती थी। अर्थशास्त्र में जो है वह चर जासूस को कहा गया है। चर किसको कहा गया अर्थशास्त्र में? तो जासूस को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थी? तो 5 प्रांतों को चक्र कहा जाता था उस वक्त।
प्रांतों के प्रशासक कुमार कहलाते थे, आर्यपुत्र कहलाते थे या राष्ट्रिक कहलाते थे। यानी जो राजकुमार होता था उन्हें कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयति के अधीन होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। उस वक्त भी सबसे छोटा इकाई क्या होता था? गांव, जिसका मुखिया होता था ग्रामीण। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जो है वो अर्थशास्त्र में यह वर्णित किया गया है कि किसको क्या जो है किस तरह की चीज़ें थी, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था। तो मंत्री जो होता था वो प्रधानमंत्री उसमें मुख्य होता था, पुरोहित में धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज जो है वो राजपूत होता था, राजा का बेटा होता था, दैवारिक जो है वो राज की द्वार रक्षक होता था, अंतर्वेदिक जो है अंतःपुर अध्यक्ष होता था। और ये सब कुल जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार नज़र दौड़ा सकते हैं। वीडियो में इतना इसका एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर भी मैंने इंक्लूड इसीलिए कर दिया है कि क्योंकि कुछ चीज़ें भी आप लोगों के लिए छूटे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था, सबसे छोटा जो इकाई होता था उसे तो गांव कहा जाता था, लेकिन प्रशासक में सबसे छोटा जो इकाई होता था वह गोप कहलाता था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, अर्थात उस समय जो कर होता था वो 1/10 होता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था, जो भी ये कर नहीं चुकाता था उसको मृत्युदंड तक दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। एग्रोनोमाई जिसका नाम होता था वह क्या बनाता था? तो वह रास्ता बनाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, घोड़ा वाले सैनिक, 9,000 हाथी वाले सैनिक और 8,000 रथ वाले सैनिक थे। यह किसने बताया है? तो जस्टिन ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि जस्टिन नामक अधिकारी के अनुसार जो है और कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह सही है क्योंकि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। यह पॉइंट हालांकि किसी एक आदमी का मत है, इसीलिए इसमें सही और गलत दोनों जो है चीज़ें वो अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य जो है वो साक्ष्य नहीं मिला है। फिर भी इस इतने बड़े मात्रा में सैन्य बल रहने के कारण अनुमान लगाया जाता है कि वह पूरे भारत का साम्राज्य हो चुका था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशासनिक समिति और उनके कार्य जो है वह क्या थे? प्रथम जो थे वह उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करते थे। द्वितीय जो थे वो विदेशियों की देखरेख करते थे। तृतीय जो थे वो जनमरण का विवरण रखते थे। चतुर्थ जो है वो व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करते थे। पंचम जो है वह निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते थे और छठे जो है वो बिक्री का वसूल करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी जो सेनापति होता था उसको नायक बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नाम का यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त के पास जो है वो कुल मिला के 6 लाख पैदल सिपाही होते थे, 30,000 घुड़सवार होते थे, 9,000 हाथी होते थे। सबका अपना अपना मत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, जिसके बारे में मैंने ऊपर में आपको बता दिया है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को महामात्य और सर्प का नाम जो है वह दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। नेक्स्ट है अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था, जज को उस समय राजू कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकारी भूमि को उस समय सरकारी जो भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को जो है वादेव मातृक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में टोटल विभाजित किया है और वह कौन कौन से हैं? तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। यह 7 भागों में मेगास्थनीज ने है वो 7 वर्गों में समाज को विभक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। जो महिला वेश्यावृत्ति को अपनाती थी अपने मन से उनको रूपा जीवा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौर्य शासन कुल जो है 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 10 राजा हुए।
जबकि वायु पुराण में बताया गया है कि कुल 9 ही राजा हुए थे। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका नाम था बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उसके बाद 185 ईस्वी पूर्व में यह इसकी हत्या कर दी गई और मगध पर जो है वह शुंग वंश का शासन हो गया। अगला वीडियो मैं आपको जो है वो और अन्य जो है वंश पे बना के देने वाला हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आप एक बार में कुछ पॉइंट को नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।